सम्मानित साथियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। BS3 संघ के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं BS3 संघ के राष्ट्रीय लीडर माननीय प्रोफेसर SK गौतम जी। तो हम माननीय SK गौतम जी से पूछना चाहेंगे कि जो BS3 संघ है तो इसमें आपका मेन उद्देश्य क्या है। तो चलिए जी, SK गौतम जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप BS3 संघ में राष्ट्रीय लीडर भी हैं, तो इस संघ का मेन उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं BS3 संघ के YouTube चैनल की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। और भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी BS3, जिसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय बौद्ध जी हैं, उनके संरक्षण में ही आज भारतीय संरक्षण सेवा संघ BS3 पूरे देश में जाति मुक्त आजाद भारत के संकल्प को लेकर पूरे देश में क्रांति करने के लिए लोगों को गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर एकत्रित कर रहा है। मैं आदरणीय विनय बौद्ध जी का इस महत्वपूर्ण मुहिम में जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, ये संकल्प लिया है, इसके लिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारतीय संरक्षण सेवा संघ BS3 का राष्ट्रीय लीडर होने के नाते मैं सभी देशवासियों को ये आश्वस्त करता हूँ कि BS3 का प्रत्येक मुद्दा, BS3 की प्रत्येक सोच 100% हमारे महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित है। महापुरुषों की विचारधारा से लेस मात्र भी अलग नहीं। हजारों साल के इतिहास में जो खासकर बहुजन समाज पे जो शोषण होता आ रहा है और आज भी हो रहा है, तो उसका जो मुख्य कारण था इस देश में लोगों का बंटवारा वर्णों के नाम पे, जातियों के नाम पे। तो उससे जो है हजारों साल से एक बहुसंख्यक समाज के साथ सदियों तक उपेक्षित करके उसके साथ भेदभाव हुआ, उसे शिक्षा से दूर रखा, उसे शासन सत्ता से दूर रखा, संसाधनों से दूर रखा और ऐसा जीवन व्यतीत करने पे मजबूर किया गया जो पशुओं से भी बदतर। तो इसका जो मूल कारण था वो इस देश में लोगों का बंटवारा जातियों के नाम पर, अर्थात जाति व्यवस्था इसका मूल कारण। आज खासकर जो सबसे अंत में हमारे रहबर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान की संरचना की, अहम महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी रही। पूरा जीवन उन्होंने जाति खत्म करने के लिए संघर्ष करके बहुत कुछ बलिदान किया। यहाँ तक कि जातियों को खत्म करने के इस आंदोलन में उन्होंने अपने बच्चों तक की कुर्बानी दी, अपनी वाइफ पत्नी की कुर्बानी दी, अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया और समय से पहले ही वो इस संसार को छोड़कर तो वो विदा हो गए। लेकिन अफसोस है कि आज इतने साल बाद भी, हजारों साल के महापुरुषों के अथक संघर्ष के बाद भी, तो ये जाति व्यवस्था ज्यों के त्यों विद्यमान है। तो इसकी हमें पीड़ा है। भारतीय संरक्षण सेवा संघ उन्हीं महापुरुषों के इस कारवा को आगे लेकर चल रहा है और भारतीय संरक्षण सेवा संघ BS3 ये जान चुका है कि जाति केवल एक व्यावहारिक बुराई नहीं। अगर ये व्यावहारिक बुराई होती तो संत कबीरदास जी,
शिरोमणि संत रविदास जी, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर, ये जितने भी महापुरुष हजारों साल तक जिन्होंने संघर्ष किया, तो अगर व्यवहारिक बुराई होती तो आज तक ये व्यवहार में चली गई होती। लेकिन BS3 के राष्ट्र लीडरों ने जब गहन अध्ययन किया तो निष्कर्ष पर निकले, ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये केवल व्यवहारिक बुराई नहीं है, ये व्यवहारिक बुराई के साथ साथ पहले भी आधिकारिक बुराई थी और आज भी आधिकारिक बुराई है। जब तक हम जाति को व्यवहार के साथ साथ आधिकारिक अभिलेखों से संपूर्ण नष्ट नहीं करा देंगे, तब तक सदियों सदियों तक इस देश से जाति व्यवस्था का खत्म होना नामुमकिन है। ये हम सभी को समझना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है जी। मैं जैसे बहुजन समाज के लोगों में घूमता हूँ जी। और भिन्न भिन्न जिलों में भी गया जी। तो लोग ये कहते हैं कि जो 5 या 6 या 7 हजार साल की जो व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था जो है, ये खत्म नहीं हो सकती, इसको आप कैसे खत्म कराएंगे? जी जी देखिए, ये इतने हजारों साल तक व्यवस्था खत्म इसलिए नहीं हुई कि इसके बारे में एक गलत भ्रांति जो है लोगों के मन में डाल दी गई कि ये जाति व्यवस्था ईश्वरीय देन है, यानी ये मानव निर्मित ना होके ये किसी भगवान के द्वारा बनाई गई है, ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई। लेकिन जैसे ही इस देश में इस जाति व्यवस्था के कारण दूसरे देशवासियों का कब्जा हुआ, ये देश गुलाम हुआ, इस जाति व्यवस्था के चलते ही कमजोर होकर ये देश समय समय पर गुलाम हुआ। तो जब गुलाम हुआ तो दूसरे देश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया। तो जिस समाज को अध्ययन से दूर रखा गया था, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया था और जिसे ये मूर्ख बनाया गया था कि ये ही दुनिया है इतनी छोटी सी, और इस दुनिया में आप लोग जो हो वो एक जाति विशेष के हो और इस जाति विशेष को ईश्वर ने बनाया है। तो जैसे ही दूसरे लोगों को यहाँ कब्जा हुआ तो उन्होंने उन लोगों के लिए भी शिक्षा के द्वार धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए। जैसे कि मुगल आए तो यहाँ की जो सामंतवादी व्यवस्था थी तो वो अपने विद्यालयों में तो यहाँ के जो पिछड़े और शोषित लोग थे, जो जाति की वजह से जिनको बहिष्कृत किया था, तो बहिष्कृत समाज को तो यहाँ के लोग तो अपने विद्यालयों में पढ़ने नहीं दिया करते थे, उन्हें अनपढ़ी रखते थे और अनपढ़ को तो जैसा बता दोगे वो वैसे ही मानेगा। लेकिन जैसे ही बाहर के मुल्कों के लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया तो उन्होंने अपने शिक्षण संस्थान जब खोले तो वहां पर कोई भेदभाव नहीं था, वो तो मनुष्य को एक समान समझते थे। तो उनके संस्थानों में किसी ना किसी रूप में जब थोड़ा थोड़ा ये लोग पढ़ने शुरू कर गए तो इनको जानकारी हुई। अंग्रेज मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, तो अंग्रेजी शासन काल में भी हमारे शोषित समाज के बहुत सारे लोग पढ़े, तो पढ़े और कुछ पढ़ के विदेश भी गए, जैसे बाबा साहब भी विदेश गए। तो उन्होंने जब देखा पढ़ाई लिखाई करके, जब उन्हें मौका मिला कि अरे ये तो जो बुराई है जाति की, ये तो कहते थे ईश्वरीय है, यानी ईश्वर जैसा बना देगा वैसी उस जाति में तुम्हें रहना पड़ेगा, तो इसे बड़ी श्रद्धा से लोग मानते थे। लेकिन जब बाहर विदेशों में जाके देखा, जब इसकी सच्चाई पता चली तो ये तो कहीं है ही नहीं, ये केवल और केवल भारत में ही केवल जाति पाई जाती है। तो इसका खुलासा हो गया कि ये इसका मतलब ईश्वरीय बनाई हुई नहीं है, ये यहाँ षड्यंत्र के तहत तो इसको मानव में भेद करके एक विशेष वर्ग को शासन सत्ता पर काबिज रखने के लिए तो इस व्यवस्था का जो है निर्माण किया गया। तो जब लोगों को पता चला तो आज उसे खत्म करने के लिए धीरे धीरे जो प्रयास किया गया। तो प्रयास करने के बाद जब आखिरी पड़ाव भी आया है, अब इस समय 21वीं सदी में जब आखिरी पड़ाव भी आया है, तो अब हर व्यक्ति समझ गया है कि जाति ईश्वरीय निर्मित नहीं है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है और इसे खत्म करना संभव है, इसे खत्म किया जा सकता है। जो पूरे विश्व में जातियां नहीं है तो भारत देश में भी जाति को खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए BS3 का निर्माण हुआ,
और BS3 आधिकारिक तौर पे सभी अभिलेखों से इसे खत्म करके और भारत को जाति मुक्त आजाद भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सर, आप जिस आजादी कोड बिल की बात करते हैं जी तो लोगों में आज चर्चा है, मैं जाकर सुनता हूँ, तो जो कोड बिल है आपने जो बनाया है उसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं और वो किस तरीके से हम भारत सरकार से मनवा सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आजादी कोड बिल बनाने का जो उद्देश्य है वो बड़ा स्पष्ट है। देखिए, इस देश में 6,747 से भी ज्यादा जातियां हैं। मूलतः इतनी जातियों की गणना हो चुकी है। तो 6,747 जातियों का मतलब है कि अगर हम 140 करोड़ या 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन मान लेते हैं पूरे देश में, तो अगर 6,747 से उसको भाग दे दिया जाए तो ये संख्या लाखों में आएगी। यानी हम कोई भी जाति ये नहीं कह सकती कि हम बहुसंख्यक हैं। यानी हर एक जाति अपने आप में इस देश में अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक कभी भी देश और शासन सत्ता पे पूर्ण रूप से शासन नहीं कर सकते। यानी उसे एक दूसरी जाति का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे जाति व्यवस्था के चलते तो प्रत्येक जाति का व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं शासन सत्ता पे आ गया हूं तो मैं कोशिश करूं कि मेरी जाति के लोग ही हर जगह भर्ती हो, मेरी जाति के लोग ही आगे बढ़े, मेरी जाति के लोगों को ही मौका मिले। तो ऐसा अगर होता रहा तो यहाँ पे अव्यवस्थाएं निरंतर बढ़ती रहेंगी और ये देश कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो इसी परेशानी को देखते हुए तो हमने आजादी कोड बिल का निर्माण किया। आजादी कोड बिल का मैं पूरी परिभाषा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसकी मूल भावना बता देता हूँ। आजादी कोड बिल जब इस देश में लागू हो जाएगा तो यहाँ जातिगत जो भेदभाव होता है तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यानी शासन सत्ता में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का कोई भी व्यक्ति अगर शासन सत्ता में पहुंच भी जाता है तो आजादी कोड बिल लागू होने के बाद उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता। उसकी मजबूरी हो जाएगी, उसके बाद कोई विकल्प ही नहीं बचेगा कि उसे देश के लिए काम करना पड़ेगा। फिर किसी एक व्यक्ति या विशेष समाज या एक समुदाय के लिए वो चाहकर भी काम नहीं कर सकता। ऐसी बाध्यताएं लग जाएंगी आजादी कोड बिल लागू होने के बाद। तो भारतीय संरक्षण सेवा संघ ने ये संकल्प कर लिया है कि हम इस देश में राजनीतिक परिवर्तन के चक्कर में ना पड़ के तो एक ऐसा समाधान लेके आए हैं कि हम आजादी कोड बिल को लागू करा के तो शासन सत्ता में कोई भी रहे तो इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय, समान अधिकार, समान शिक्षा, समान रोजगार, उस हर व्यक्ति को समान दृष्टि से वो देखने पे मजबूर हो जाएगा। तो आजादी कोड बिल जिस दिन लागू होगा उस दिन ये देश जाति मुक्त आजाद भारत, अखंड भारत, समतामयी अखंड भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शाबाश।